हेलो स्टूडेंट्स, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम टॉपिक चैप्टर नंबर 17 11th एनसीईआरटी और उसमें एनाटॉमी फिनिश ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा टॉपिक ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कंप्लीट। ब्रीदिंग इज आल्सो नॉन एज वेंटिलेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस है। डन, क्लियर। रिवीजन करते हैं, आइए स्टार्ट। आज के बाद कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, साथ साथ बोलना है। कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, फेरिंग्स, डन। बॉमन्स ग्लैंड फाउंड इन nasal passage, sound boxes, larynx, which prevent entry of food into glottis. Epiglottis, a cartilaginous flap. Number of alveoli 300 million. Number of total respiratory surface area 70 to 100 meter square. Name of the cells of alveoli, pneumocyte. Done. Phagocytic cells in lungs, dust cells. Sure student, diffusion membrane या respiratory membrane के characters क्या होने चाहिए? 4 characters. Should be thin, should be moist, more surface area. Done. And have blood capillary network. बहुत जोरदार, बिल्कुल बढ़िया, तैयार। Number of lobes in right lungs 3. ओके, पाथ, उसके बाद पाथ हमें बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अगर हम एयर का पाथ देखें तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, इंटरनल नोस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, ग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वेओलर डक्ट, एट्रिया, एल्वेलर सैक, एल्वेलाई। बोल दे, डन। शॉर्ट, इज इट ट्रू? स्टेटमेंट बताइए। एल्वेलर डक्ट पार्टिसिपेट इन गैसेस एक्सचेंज। यस। स्टेटमेंट बताइए। टर्शियरी ब्रोंकाई हैव कार्टिलेजिनस रिंग्स। यस। एल्वेलर डक्ट हैव कार्टिलेजिनस रिंग्स। नो। Clear. Initial bronchioles participate in gaseous exchange. No. Done. तो हमारे पास पूरा पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट। Alveoli is lined by the squamous cells स्टूडेंट, squamous epithelium। ये क्लियर हो गया, यहां तक तैयार। Residual layer never come out. Yes. Lungs never become fully empty. Done. उसके बाद हमने ब्रीदिंग टॉपिक लिया है स्टूडेंट, और मेन मसल डायफ्राम और ईआईसीएम स्टूडेंट। ब्रीदिंग में हमने 2 वैरायटी पढ़ी, नॉर्मल ब्रीदिंग और फोर्सफुल ब्रीदिंग। क्लियर। नॉर्मल ब्रीदिंग में डायफ्राम और ईआईसीएम का रोल था। फोर्सफुल ब्रीदिंग में एडिशनल मसल्स भी थी इनके अलावा। शॉर्ट, नॉर्मल ब्रीदिंग को हमने स्टूडेंट एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहा। इसमें 75% रोल डायफ्राम का है, 25% रोल रिब्स का है। मैंने आपको पहले भी बताया, प्राइमरी इनहेलेशन मसल डायफ्राम है। हम विदाउट डायफ्राम एलोन रिब्स ब्रीदिंग नहीं कर सकते। हम ये फिर भी हो सकता है कि डायफ्राम, अकेले डायफ्राम से ब्रीदिंग हो जाए जोरदार। हम कितना ही दम लगा के सांस छोड़े, रेसिडुअल लेयर कभी बाहर नहीं आएगी स्टूडेंट। डन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, और इसमें डायफ्राम और ईआईसीएम रिलैक्स होती है, साथ में आईआईसीएम और एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्लियर। यानी हम अगर बात करें तो हमने ब्रीदिंग को 5 स्टूडेंट डिवाइड करा, तो हम बात करें तो अगर एक आदमी क्या ब्रीदिंग कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, ये एक आदमी नॉर्मल इंस्पिरेशन कर सकता है स्टूडेंट, जो कि एक एक्टिव प्रोसेस है। क्लियर। और इसके अंदर आईपीपी की वैल्यू, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस होगा तब इंस्पिरेशन होगा। आईपीपी जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मोर होगा तब एक्सपिरेशन होगा। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन स्टूडेंट, उसके बाद नॉर्मल स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद नॉर्मल एक्सपायरेशन स्टूडेंट, जोरदार पॉइंट हमारे साथ। उसके बाद फोर्सफुल इंस्पिरेशन स्टूडेंट, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ये शानदार लाइन आपके लिए। स्टार्ट अगला। उसके बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन स्टूडेंट, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ये हमारे पास ये एक और पॉइंट आया।
ये तैयार, ये जोरदार। तो ब्रीदिंग के 4 पार्ट, नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इसमें से स्टूडेंट मैं रिवीजन करवा रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, ओनली दिस पैसिव प्रोसेस, एक अकेला ये पैसिव प्रोसेस है स्टूडेंट, ये लीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग में डायफ्राम और ईआईसीएम पार्टिसिपेट करती है, बट फोर्सफुल ब्रीदिंग में एडिशनल मसल्स पार्टिसिपेट करती है, इसलिए एडिशनल एयर इनहेल या एक्सहेल होती है। बोल दो डन। श्योर स्टूडेंट, बिल्कुल परफेक्ट यहां तक का। अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, हमने कैसे सांस अंदर ली वो ठीक है, पर कितनी सांस अंदर ली, यानी आई थिंक वॉल्यूम एयर का, जब मैं ये वाली ब्रीदिंग कर रहा हूं तो कितनी सांस अंदर आई, अमाउंट मैंने जब ये एक्सपायर किया तो कितना, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर इन ब्रीदिंग में कितना हुआ, वो हमें पढ़ना है स्टूडेंट। तो एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि वॉल्यूम का मेजरमेंट करना स्पायरोमेट्री कहलाता है स्टूडेंट प्रोसेस, या और इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है स्टूडेंट जो अंदर आने वाली और बाहर निकलने वाली एयर को एस्टिमेट करता है। चिया इसमें रीडिंग आती है जो बताती है कि जब आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन करा, नॉर्मल या फोर्सफुल, जो भी आपने ब्रीदिंग करी उससे कितनी एयर आई या गई वो बताती है। तो स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट काम में लेंगे। स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट पल्मोनरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटी को एस्टिमेट करता है स्टूडेंट। डन। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लाइन जो मुझे आपको बताना था, पल्मोनरी वॉल्यूम जो एयर अंदर ली गई छोड़ी गई उसके बारे में बात करना, वो कहलाएगा स्टूडेंट। तो स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट ये काम में लेंगे हम स्टूडेंट। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं एक टॉपिक अब एनसीईआरटी का, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। स्टूडेंट ये लीजिए, श्योर, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन द ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेट बाय यूजिंग ऑफ स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट। इंपॉर्टेंट स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट काम में लेंगे जो कि, और इससे पता चलता है लंग्स की कैपेसिटी के बारे में स्टूडेंट। डन। तो स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट, और इस प्रोसेस को स्पायरोमेट्री के नाम से बुलाया जाता है। यहां तक मुझे आपको परफेक्ट करवाना था। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, कौन कौन सी ब्रीदिंग मैं आपको याद कराऊंगा, वरना इनकी वैल्यू और इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी टफ होती है। आप परमानेंट याद करना तो देखो मेरे अकॉर्डिंग चलो। मान लीजिए स्टूडेंट मैं आपसे बोलूं कि नॉर्मल इंस्पिरेशन करो, नॉर्मल है ना, तो आपने सांस अंदर ले ली, नॉर्मल ले ली, अंदर गई, स्पायरोमीटर में रीडिंग आ गई एक्स। अब मैंने कहा बेटा नॉर्मल एक्सपीरेशन करके सांस छोड़ दो, आपने सांस छोड़ दी, स्पायरोमीटर में रीडिंग आई वाई। श्योर स्टूडेंट, आपको एक नॉलेज देना चाहूंगा कि एक्स और वाई इक्वल होते हैं, या और इनकी वैल्यू 500 ml होती है। जोरदार पॉइंट, यानी मैं आपसे कह रहा हूं जो सुनना आप, नॉर्मल ब्रीदिंग में जितनी सांस अंदर ली गई उतनी सांस बाहर छोड़ी गई। नॉर्मल इंस्पिरेशन नॉर्मल एक्सपायरेशन की वैल्यू सेम आती है मेरे बेटा, ये मुझे बताना है। एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम नंबर 1 आया स्टूडेंट, एंड दिस इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या हुआ स्टूडेंट? नॉर्मल ब्रीदिंग में जो सांस आपने अंदर ली या सांस छोड़ी उसे टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड नॉर्मली इज known as the tidal volume and its value is 500 ml, यानी 500 ml आप नॉर्मल इंस्पिरेशन करके सांस अंदर लेते हो और 500 ml एयर आप बाहर निकालते हो। बोल दो डन। श्योर स्टूडेंट, एक बार और बोलने दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइडल वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड नॉर्मली इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। तो स्टूडेंट आइए, पहला वॉल्यूम आया टाइडल वॉल्यूम, शॉर्ट में टीवी। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग is called tidal volume. Its value is 500 ml student, 500 ml। यस स्टूडेंट, ये हमारी ब्रीदिंग रेट कितनी है स्टूडेंट? 12 से 15 होती है। बोलो हाँ या ना? हमारी ब्रीदिंग रेट 12 to 15 होती है स्टूडेंट, 12 से 15। क्लियर? अब मेरी बात को सुनना, आप जो मैं बोल रहा हूं, एक बार में जो सांस में ले रहा हूं वो 500 ml है, यानी अगर मैं अपनी ब्रीदिंग रेट से रिलेटेड बात करूं तो 1 मिनट में हम 6000 to 8000 ml एयर अंदर ले लेंगे स्टूडेंट, यानी कि नॉर्म इनहेल और एक्सहेल कर लेंगे। एक बार में 500 ml, 1 मिनट में 12 से 15 बार ब्रीथ हो रही है। तो स्टार्ट स्टूडेंट, अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml एयर पर मिनट स्टूडेंट। ये जोरदार हमारे पास अमाउंट आ गया टाइडल वॉल्यूम से। मुझे लग रहा है यहां तक डन। तो पहला वॉल्यूम पढ़ा टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन में ली गई है, बाहर निकाली गई एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड नॉर्मली is called tidal volume. Its value is 500 ml. Done मार?
श्योर स्टूडेंट, आपको और नॉलेज देने की इच्छा हो रही है। देखो सर, बहुत जोरदार चीज बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। हाँ ठीक है स्टूडेंट, ये मैं आपको समझ गया। अब टाइडल वॉल्यूम मान लिया आपने, एयर अंदर ली, श्योर, और ये अंदर गई, फर्दर डिवाइड लंग्स के अंदर जाती जा रही है। ये स्टूडेंट, इसमें से मेरी बात को आप ढंग से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। गैसेस एक्सचेंज होता है एक्सचेंज जोन में, बोला हाँ या ना? ये एल्वेलाई वाला जो हमने बनाया था डायग्राम, श्योर, इसमें गैसेस एक्सचेंज होगा, हाँ या ना? श्योर। तो एयर अंदर गई, मान लीजिए मैं अगर आपसे बात करूं तो एयर जो अंदर जा रही है वो 500 ml है, या ये गई, और गैसेस एक्सचेंज यहां हो रहा है, यहां पहुंचते पहुंचते एयर जो रह गई वो स्टूडेंट 350 ml हो गई। यानी आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हो कि गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट तो 350 ml कर रही है एयर, यानी एल्वेलर एयर 350 ml, पर जो सांस ली वो 500 ml, यानी 150 ml रास्ते में रह गई ब्रोंकियल रीजन में। I think conducting zone, I think bronchial region, और this air not participate in gases exchange, ये जो 150 ml है, so this air is called the dead space air student, yeah, important, most important, and this air is called the alveolar air student। जोरदार जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, this is called alveolar air, this is called dead space air, its value 150 ml, its value 350 ml, सांस ली 500 ml, this is called tidal volume। यानी आपने जो सांस ली वो 500 ml है, लेकिन लंग्स में जाने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गई। 150 ml तो एल्वेलाई तक पहुंची ही नहीं, 150 ml नॉट रीच अप टू एल्वेलाई, दिस इज कॉल्ड एनाटॉमिकल डेड स्पेस। हमारी एनाटॉमी ऐसी है कि पूरी 500 ml एल्वेलाई तक नहीं पहुंच पाएगी, 350 ml ही एल्वेलाई तक पहुंची। 350 ml is available for gaseous exchange, so this is called the alveolar air, but 150 ml not enter into the exchanging zone, this remain in the bronchial tree and not participate in the gaseous exchange, this is called the anatomical dead space। बोल दे डन। क्या जोरदार समझ में आ रही है बात? श्योर, हाँ या ना स्टूडेंट्स? क्लियर? ये मैं डेड स्पेस के बारे में बता रहा था। एक लाइन आपको और इंपॉर्टेंट बताऊंगा, डेड स्पेस एयर की वैल्यू जो होती है स्टूडेंट, वो हमेशा स्टूडेंट एज के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। यानी मेरे पापा में डेड स्पेस की वैल्यू ज्यादा है। क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेड स्पेस एयर? द एयर विच नॉट रीच अप टू एल्वेलाई? नो, the air which not participate in gaseous exchange is called the dead space air। दोबारा इंपॉर्टेंट लाइन लिखा देता हूं स्टूडेंट, बढ़िया रहेगा। dead space air, air which not participate in a gaseous exchange। जी स्टूडेंट, बहुत जोरदार चीज बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। गैसेस एक्सचेंज में जो पार्टिसिपेट नहीं करती है उसे डेड स्पेस एयर कहा जाता है। दोबारा बोलना चाहूंगा फिर अच्छी तरह, इंपॉर्टेंट ये लीजिए, और इसकी वैल्यू स्टूडेंट एनाटॉमिकल डेड स्पेस की 150 ml है। डेड स्पेस एयर स्लाइटली इंक्रीज विथ एज स्टूडेंट, उम्र बढ़ने पर इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ती जाती है। मेरे पापा में डेड स्पेस ज्यादा है मेरे कंपेयर में, बोल दो डन। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी मैं आपसे जो कह रहा हूं आप समझ गए मेरी बात। टाइडल वॉल्यूम 500 ml जो हमने अंदर लिया, बट उसके दो पार्ट हो गए, डेड स्पेस एंड एल्वेलर एयर। ये 150 ml का, ये 350 ml का, ये पार्टिसिपेट करेगा। अब स्टूडेंट मेरी बात सुनना, 1 मिनट में मैंने सांस कितनी अंदर ली वो कहलाता पल्मोनरी वेंटिलेशन। दिस वन पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब होता है, यस स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड इन अ मिनट। 1 मिनट में सांस कितनी अंदर गई, और आई थिंक ये हो जाएगा 500 × 12। बोल दो डन। बट अगर मैं आपसे बोलूं स्टूडेंट 1 मिनट में गैसेस एक्सचेंज कितने वॉल्यूम का हुआ, तो वो कहलाएगा एल्वेलर वेंटिलेशन, द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल फॉर गैसेस एक्सचेंज इन अ मिनट, एंड दिस इज नॉन एज द एल्वेलर वेंटिलेशन। जोरदार, एल्वेलर वेंटिलेशन ये लीजिए। और एल्वेलर वेंटिलेशन कितना होगा स्टूडेंट, आप भी समझ गए, 350 × 12 स्टूडेंट, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज के लिए अवेलेबल तो 350 है।
बहुत जोरदार चल रहा है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। 350 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, इसका मतलब यह लीजिए, या यानी आज एक इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए मैं कहना चाहूंगा स्टूडेंट, थोड़ा मुझे सपोर्ट करना कि इज इट ट्रू पल्मोनरी वेंटिलेशन इज हायर देन एल्वेलर वेंटिलेशन? यस, यस, पल्मोनरी वेंटिलेशन इज हायर देन एल्वेलर वेंटिलेशन। यस स्टूडेंट, तो आज हमने 2-4 इंपॉर्टेंट लाइनें पढ़ी है, थोड़ा सा मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। पहला, आपको डेड स्पेस की डेफिनेशन आनी चाहिए। द एयर विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन गैसेस एक्सचेंज, उसे डेड स्पेस एयर कहा जाता है। श्योर, नॉर्मली इसकी वैल्यू 150 ml होती है एनाटॉमिकल डेड स्पेस, ये हर किसी में है स्टूडेंट। उम्र के साथ डेड स्पेस की वैल्यू बढ़ेगी। और एक लाइन इंपॉर्टेंट और आज आपको याद होनी चाहिए, पल्मोनरी वेंटिलेशन इज हायर देन एल्वेलर वेंटिलेशन, और उसका मीनिंग कैसे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देख लो आप, क्या होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन और क्या होता है एल्वेलर वेंटिलेशन। क्लियर? आप बोलो तो लिख दो, ये तैयार है मामला यहां तक स्टूडेंट। यानी हम लिख सकते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, ventilation is a higher than alveolar ventilation. Pulmonary ventilation is higher than alveolar ventilation, बोल दो डन। श्योर, मजा आ गया स्टूडेंट, परफेक्ट, तैयार। तो पहला वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम क्लियर, डन। अब दूसरा वॉल्यूम पे आते हैं स्टूडेंट। नॉर्मल ब्रीदिंग तो फिनिश हो गई, अब बारी आएगी फोर्सफुल ब्रीदिंग की, क्योंकि नॉर्मल ब्रीदिंग में तो इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन दोनों में सेम ही वैल्यू आ रही है, टाइडल वॉल्यूम। अब आएगी फोर्सफुल ब्रीदिंग, दम लगा के सांस लेना और दम लगा के सांस छोड़ना। तो साहब मैंने दम लगा के सांस ली, मसल्स अलग अलग है दोनों में, इसलिए वैल्यू अलग अलग आएगी। फोर्सफुल इंस्पिरेशन, तो स्टूडेंट जब मैंने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, ध्यान से सुनना। अब जो मैं बोल रहा हूं, मैंने आपसे बोला बेटा दम लगा के सांस लो, आपने फोर्सफुल इंस्पिरेशन करा, सांस ले ली। स्पायरोमीटर में टोटल रीडिंग कितनी आई बेटा? एक्स, बोल दो हाँ। स्पायरोमीटर में टोटल रीडिंग कितनी आई? एक्स आई। अब मुझे एक बात बताओ, आप जब आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन करोगे तो उसमें टाइडल वॉल्यूम होगा नहीं होगा? होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि फोर्सफुल ब्रीदिंग इज इक्वल टू होता है नॉर्मल ब्रीदिंग प्लस एक्स्ट्रा। तो मैं बोलूंगा एक्स में टीवी तो होगा, इस साथ में कुछ एक्स्ट्रा। दिस एक्स्ट्रा इज कॉल्ड IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दोबारा बोल रहा हूं, दिस एक्स्ट्रा इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी डेफिनेशन क्या बोलोगे आप? फोर्सफुल इंस्पिरेशन में टाइडल वॉल्यूम के अलावा लिया गया एयर, volume of air inhaled during forceful inspiration, student, during forceful inspiration, समझ में आ रहा है? above the tidal volume is known as the IRV, inspiratory reserve volume। सेकंड नंबर का वॉल्यूम आया, इसको सपोर्ट करो स्टूडेंट। यस, ये रहा टाइडल वॉल्यूम फर्स्ट, उसके बाद सेकंड नंबर का वॉल्यूम ये रहा स्टूडेंट, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम of air a person can inspire by a forceful inspiration, जी हाँ, एडिशनल ओवर द टाइडल वॉल्यूम। दोबारा मैं एक बार और समझाऊंगा स्टूडेंट, अगर मैं आपसे बोलूं दम लगा के सांस लो, तो आपने कहा सर फोर्सफुल इंस्पिरेशन करना है, मैंने कहा हाँ, तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया तो टाइडल वॉल्यूम के अलावा गया, सो एडिशनल वॉल्यूम इज IRV, टीवी प्लस एडिशनल वॉल्यूम। सो दिस एडिशनल वॉल्यूम इज कॉल्ड IRV। जो हमने एयर ली वो एक्स थी, उसमें टीवी के साथ कुछ एक्स्ट्रा आया, दिस एडिशनल वॉल्यूम इज IRV। यस स्टूडेंट, सो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, कैन इंस्पायर का मतलब होता है फोर्सफुल इंस्पिरेशन, दम लगा के, ओवर टाइडल वॉल्यूम स्टूडेंट। यस, एंड इट्स वैल्यू इज 2500 to 3500 ml। ये लीजिए IRV की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से मैं अगर आपसे बोलूं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे बोलूं फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके एयर को बाहर निकालो, तो आप मुझे बताओ, आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, एयर बाहर गई, जो टोटल एयर निकली वो एक्स थी, लेकिन क्या उसमें टीवी नहीं था? यस, नॉर्मल एक्सपायरेशन प्लस एडिशनल होता है, तो टीवी तो गया, साथ में कुछ एक्स्ट्रा एयर गई, दिस एक्स्ट्रा एयर इज कॉल्ड IRV। सेम हो गया मामला।
ERV IRV क्या है आज समझ में आ गया। फोर्सफुल इंस्पिरेशन में एडिशनल वॉल्यूम जो लिया वो IRV, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में जो एडिशनल वॉल्यूम बाहर निकाला वो ERV। डन। So additional volume of air a person can expire by forceful expiration. Its value is 1000 ml to 1100 ml. डन मारो, जोरदार तैयार। 3 वॉल्यूम हो गए, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल ब्रीदिंग में इंस्पायर और एक्सपायर, IRV फोर्सफुल इंस्पिरेशन में टाइडल वॉल्यूम के अलावा एडिशनल वॉल्यूम, ERV फोर्सफुल एक्सपायरेशन में टाइडल वॉल्यूम के अलावा एडिशनल वॉल्यूम जिसे कहते हैं, और इनकी वैल्यू। डन। नहीं आया समझ में, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। 3 वॉल्यूम डन, TV IRV ERV, मुझे तो लग रहा है डन। अब इधर आओ बेटा जी, थोड़ा सा सपोर्ट और करने दो यार, मजेदार। स्टार्ट। मैंने आपसे कहा बेटा यस सर, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके एयर को बाहर निकाल, दम लगा के पूरा। आपने दम लगाया, ये लो सर, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके एयर को बाहर निकाला, लंग्स पूरी तरह खाली हो गए। नो, लंग्स नेवर बिकम फुली एम्प्टी, अभी भी लंग्स में एयर है। हाँ या ना, है ना, जो बाहर नहीं निकली। एंड दिस एयर इज नोन एज रेजिडुअल एयर। यस, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो क्या डेफिनेशन बनी रेजिडुअल वॉल्यूम की? फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी लंग्स में बची एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अपना जितना दम है उतना लगा देने के बाद भी लंग्स में एयर बचेगी, लंग्स पूरी तरह खाली नहीं होंगे। दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। देखो तो, रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इसकी वैल्यू है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, एंड इट्स वैल्यू इज 1100 टू 1200 ml। या स्टूडेंट, 4 वॉल्यूम पढ़ा है, कुछ समझ में आया? वन इज कॉल्ड TV, वन इज कॉल्ड IRV, वन इज कॉल्ड ERV, वन इज कॉल्ड RV। बताओ जरा, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन नॉर्मल ब्रीदिंग TV, वैल्यू 500 ml। IRV पे आओ, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड फोर्सफुली ओवर टाइडल वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम, वैल्यू 2500 टू 3500। डन। ERV बोलो, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली ओवर टाइडल वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम, डन, वैल्यू 1000 to 1100 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, रेजिडुअल वॉल्यूम, इट नेवर कम आउट। श्योर, ये लंग्स में रहेगी, वैल्यू 1100 to 1200 ml। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताऊंगा, जब ये लंग्स में रहेगी, बाहर नहीं आएगी, तो स्पायरोमीटर कांट मेजर रेजिडुअल वॉल्यूम डायरेक्टली। जोरदार, एक रेजिडुअल वॉल्यूम है जैसे स्पायरोमीटर नहीं नाप सकता। स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट कांट मेजर रेजिडुअल वॉल्यूम डायरेक्टली। ये शानदार स्टार लिखा देता हूं आपको, स्पायरोमीटर कांट मेजर RV डायरेक्टली। जी स्टूडेंट, जोरदार, क्लियर। 4 वॉल्यूम पढ़ा है, पल्मोनरी वॉल्यूम 4 मुझे लग रहा है परफेक्ट हो गया। बोल दो डन। श्योर, यस स्टूडेंट्स। तो वॉल्यूम 4 होते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम्स, पूरे 4 पल्मोनरी वॉल्यूम्स हमारे क्लियर हो गए। TV, यस डन, IRV ये भी क्लियर, ERV और RV। अब स्टूडेंट्स, पल्मोनरी वॉल्यूम्स का सम करके बनती है पल्मोनरी कैपेसिटीज। तो अब हम कैपेसिटीज पढ़ेंगे, कैपेसिटीज। श्योर, जैसे मैं आपसे कहूं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड कैन बी इंस्पायर्ड बाय पर्सन। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कितनी सांस अंदर ले सकता है, जरा दिखा पावर, तो आप ऑब्वियसली फोर्सफुल इंस्पिरेशन करोगे, तो दम लगा के सांस लोगे और अपनी पावर दिखाओगे। सो वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी इंस्पायर्ड बाय पर्सन या वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, बात एक ही है। और तब आप मुझे बताओ कितनी एयर अंदर आएगी।
या टीवी आएगी प्लस आईआरवी आएगी, यही तो होता है इंस्पिरेशन। या एंड दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि पल्मोनरी वॉल्यूम्स का सम करने से कैपेसिटीज बनेगी। आइए स्टार्ट करते हैं कैपेसिटीज एक एक करके। पहले आएगी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, या कितनी सांस अंदर ले सकता हूं, तो नॉर्मल ब्रीदिंग प्लस एडिशनल। मैंने आपको जब पढ़ाया था, याद करो आप, इधर देखना एक मिनट बेटा, ये जो पढ़ाया था मैंने आपको, इसमें x इजिकल टू टीबी प्लस वाई बोला था। अगर मैं y आई आर वी कहलाता तो आप ये कर दो टीबी प्लस आई आर वी। हाँ, नाउ दिस x इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, IC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो दोबारा स्टूडेंट एक बार और, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। जी स्टूडेंट, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया है, अब अंदर लंग्स में आरवी है बस, और कितनी एयर अंदर जा रही है वो कहलाती है स्टूडेंट। दोबारा सुनना, वॉल्यूम ऑफ एयर, तो स्टूडेंट टोटल एयर कैन बी इंस्पायर्ड बाय पर्सन बाय फोर्सफुल स्फीयर, और इसकी वैल्यू होगी टीवी प्लस IRV। क्लियर? हाँ या ना? श्योर स्टूडेंट? ये इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलता कितनी एयर बाहर निकाल सकते हैं, तो स्टूडेंट मुझे आप बताइए, टीवी प्लस ERV, वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी एक्सपायर्ड। श्योर? वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुल एक्सपायरेशन, वो टीवी प्लस ERV हो जाएगा। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, दिस इज इंक्लूड टीवी प्लस ERV, या टीवी प्लस ERV, ये हो जाएगा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। जी हाँ स्टूडेंट, तो दो कैपेसिटी हमारे को डन लग रहा है, क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों हो गई, ये इसकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी समझ गए आप? 500 प्लस आप मान लीजिए 2500 ले लो तो 3000 ml आ जाएगी सब, ये लो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। टीवी 500 प्लस अगर मैं 1000 ले लेता हूँ इसकी वैल्यू जैसे उजली तो 5, ये लो साहब, ये लीजिए, तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई। तो IC EC दोनों हमारे को तैयार हो गया। श्योर? अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक और कैपेसिटी आई स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट देखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC। स्टूडेंट मैं आपसे बोलूंगा कि बेटा नॉर्मल एक्सपायरेशन कर, तो आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया। पहले मैं आपसे बोला फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया, दम लगा कर सांस छोड़ दी, लंग्स खाली हो गए? नहीं, क्या बचेगा? RV रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। पर मैंने कहा बेटा नॉर्मल एक्सपायरेशन कर, आपने कहा हाँ, कर दिया? हाँ। अब जो लंग्स में बचा वो है FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, FRC। RV रेजिडुअल वॉल्यूम और FRC में क्या फर्क है? देखो जब एक होता है RV रेजिडुअल वॉल्यूम, एक होता है FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, दोनों में सुनना क्या फर्क है। पहला, दोनों में सेम बात क्या है, दोनों में लंग्स में बची हुई एयर की बात कर रहे हैं, दोनों में सेम लाइन है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स, बस इसमें आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी स्टूडेंट इसमें RV के अलावा, FRC में RV के अलावा ERV भी बचेगी क्योंकि वो नहीं निकाली गई है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, डबल स्टार इज कॉल्ड रेज FRC, और इसमें RV प्लस ERV, क्योंकि स्टूडेंट फोर्सफुल एक्सपायरेशन करता तो ERV बाहर निकल जाती, तो RV ही बचती जो हम बोल रहे थे, पर फोर्सफुल नहीं करा, सिर्फ नॉर्मल एक्सपायरेशन करा तो लंग्स में ERV है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला फॉर्मूला है FRC स्टूडेंट, FRC इज इक्वल टू ERV प्लस RV। डन करो। अगर मैं नॉर्मल एक्सपायरेशन करूंगा तो ERV बाहर नहीं जाती है, वो लंग्स में बची हुई है। मैं फोर्सफुल करूंगा तो ERV बाहर जाएगी। हाँ या ना? श्योर? ध्यान से क्लियर हो गई मेरी बात। तो FRC इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी यहां तक तो इसकी और इसकी डेफिनेशन सेम है। यहां रेजिडुअल वॉल्यूम में हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन बोला था या नॉर्मल एक्सपायरेशन हो गया।
क्लियर? यानी इसकी वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितनी देंगे स्टूडेंट्स? या इसको अगर मैं 1000 बोल रहा हूँ और इसको मैं 1200 बोल रहा हूँ तो आई थिंक 2300 ml ये हो जाएगी FRC की वैल्यू। FRC की वैल्यू 2300 ml। डन। क्लियर? कैपेसिटी कितनी हो गई? 3 हो गई। एक हो गई IC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक हो गई EC एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक हो गई FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। डन डन डन। श्योर? मजा आ गया स्टूडेंट। अब सुनो आप अगली बात। एक होता है वाइटल कैपेसिटी स्टूडेंट। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम। देखो मैं आपसे कहूं बेटा, जी सर फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर लिया सर। अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया सर। जो तेने किया गैसेस एक्सचेंज उसका सम कर दे, वो है VC वाइटल कैपेसिटी। यानी स्टूडेंट ध्यान से सुना, फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन में जो एयर बाहर निकली वो VC। नहीं आई बात समझ? फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन में जो एयर बाहर निकली वो वाइटल कैपेसिटी स्टूडेंट। वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। बोल दे डन। देखो स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। इधर देखना स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये लंग्स, ठीक है, और लंग्स में मान लीजिए ये रेजिडुअल वॉल्यूम है ना। अब सुनना इधर, ये इधर सुनना। आपने कहा मैंने ये फोर्स लंग्स के अंदर ये रेजिडुअल वॉल्यूम है, ये ERV है ना। और ये स्टूडेंट आपने अगर ध्यान से सुनना, अगर आपने फोर्सफुल इंस्पिरेशन करा तो आपने TV और IRV को अंदर लिया, हाँ या ना। अब आपने अगर नॉर्मल एक्सपायरेशन करा, कौन सा? फोर्सफुल नहीं करा। अगर आप मेरी बात सुनो, आपने फोर्सफुल इंस्पिरेशन करा तो TV और IRV अंदर आ गए, डन मारो। अब आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन करा तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में RV को छोड़ के बाकी सब खाली, तो ये तीनों बाहर जाएंगे। बोल दो डन। ये तीनों बाहर, एंड दिस इज कॉल्ड VC। यानी वाइटल कैपेसिटी में क्या बाहर निकला? TV प्लस IRV प्लस ERV। या फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन करोगे तो आपने तो रूल बना रखा है, बीबी सर ने बोला है, आशीष वाजपेयी सर ने आपसे कहा है कि जब भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो जाएगा तो उसके बाद लंग्स में सिर्फ RV छोड़ना, तो RV छोड़ के बाकी सब बाहर, तो तीनों बाहर। पर अगर मैं अपनी बात बदल देता, बेटा जी सर फोर्सफुल एक्सपायरेशन मत कर, जी सर तू नॉर्मल एक्सपायरेशन कर, तो बेटा IRV जाती क्या? नहीं जाती। तो कौन बाहर जाता? TV प्लस IRV। तो मैंने यही TV प्लस IRV बाहर गई थी कब? नॉर्मल एक्सपायरेशन में बाहर निकली थी। बोलो हाँ या ना? श्योर। तो अब जो बच गया था वो ERV प्लस RV था। दिस इज कॉल्ड FRC। हमने यही तो बोला था, FRC का मतलब क्या है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या था ये? कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद लंग्स में बची कुछ एयर, रिमेनिंग एयर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन FRC, और रिमेनिंग एयर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन RV। तो वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या है? फोर्सफुल इंस्पिरेशन करके फोर्सफुल एक्सपायरेशन से बाहर निकाली गई एयर, VC वाइटल कैपेसिटी। वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। या ये बोलो स्टूडेंट, मैं ध्यान से बोल रहा हूं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दो। दोबारा केस सुनो एक और। एक आदमी ने फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया, लंग्स खाली हो गए क्या? नहीं सर। क्या बचेगा? RV बचेगा सर। चलो अब बोलो, अब इंस्पिरेशन करो। अगर स्टूडेंट आपसे मैं बोलूं कि कितनी सांस अंदर ले सकता है मैक्सिमम, तो स्टूडेंट 3 एयर अंदर आएगी ना, टोटल इतनी होती है। तो स्टूडेंट अब कितनी सांस अंदर ले सकता है? अब ले सकता है वो TV भी आएगी, IRV भी आएगी और ERV भी आएगी। यस स्टूडेंट, तो ये हो गया वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब ये भी हो सकता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम एयर इनहेल्ड की जा सकती है वो
तो इंपॉर्टेंट वाइटल कैपेसिटी के बारे में डेफिनेशन, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, श्योर, या इट मींस मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन से जो एयर बाहर निकलती है उसे वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। ERV प्लस TV प्लस IRV, यह इसका फॉर्मूला शानदार वाला हमें याद हो गया। वाइटल कैपेसिटी और इसकी वैल्यू रखूंगा स्टूडेंट, तो जरा मुझे वैल्यू बता दें आप, फटाफट रुके मत। ERV ये हो गया स्टूडेंट 500, डन है ना स्टूडेंट। और ये लीजिए स्टूडेंट दिस वन, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है स्टूडेंट, बहुत जोरदार वाली है ना। ये हम तैयार कर सकते हैं। हम इनकी मैक्सिमम वाली भी ले लें तो इसको 1100 कर सकता था मैं। कुल मिला के वाइटल कैपेसिटी इज हायर देन स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, मैं इसकी मैक्सिमम वाली कैपेसिटी अगर लूँ, इसकी भी और इसकी भी, तो देखना इधर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू होती है 1100, हाँ है ना, ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट 3000 ml के आसपास, यस स्टूडेंट। तो ये 4600 ml के आसपास वाइटल कैपेसिटी होती है, बोल दो डन। 4600 ml के आसपास वाइटल कैपेसिटी है। वाइटल कैपेसिटी इज हायर देन फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी से किसी आदमी के लंग्स की पूरी जानकारी मिल जाती है। वाइटल कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन एज, सेक्स स्टूडेंट, जी हाँ, मेल की वाइटल कैपेसिटी फीमेल से ज्यादा होती है, यंग में वाइटल कैपेसिटी ओल्ड पर्सन से ज्यादा होती है जी। वाइटल कैपेसिटी स्टूडेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। जो लोग रनिंग करते हैं, जी हाँ, एथलीट हैज मोर वाइटल कैपेसिटी देन नॉन एथलीट। स्मोकिंग से स्टूडेंट लंग्स की एल्वेलाई डैमेज होती है, इसलिए स्मोकर में वाइटल कैपेसिटी कम हो जाएगी नॉन स्मोकर के कंपेयर में जी। इंपॉर्टेंट, वाइटल कैपेसिटी मोर इन यंग, मोर इन मेल, मोर इन एथलीट, मोर इन नॉन स्मोकर, डन। ये अच्छा, एक और बात, एक और वैल्यू बताता हूं। अगर मैं आपसे कहता कि मैक्सिमम इंस्पिरेशन करो, हाँ, और उसके बाद लंग्स में कितनी एयर है, वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी अकोमोडेटेड इन द लंग्स, तो स्टूडेंट बाहर तो निकले नहीं, तो आरवी भी इंक्लूड है। दिस इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी, यानी टोटल लंग कैपेसिटी हो गई यहां तक ये, और फिर ये भी VC प्लस RV। इधर देखना, एक लास्ट वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। मैं अगर आपसे कहूं कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर लो, तो आपने TV प्लस IRV अंदर ले लिया, ERV RV पहले था। अब मैंने कहा एक्सपिरेशन कौन सा करना है, आपने कहा नहीं करना सर, मैंने कहा नहीं करना। अब बताओ लंग्स में कितनी, तो लंग्स में तो चारों है ना अवेलेबल। अब आपके एक्सपिरेशन पे डिपेंड कर रहा था उससे पहले। तो वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of forceful inspiration is called total lung capacity, and this one is the vital capacity plus RV, sure। तो TLC is equal to ERV plus TV plus IRV plus RV, चारों वॉल्यूम आ गए इसमें, हाँ या ना। और इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 5800 ml, अप्रॉक्स स्टूडेंट 6 लीटर लंग्स की कैपेसिटी, ये है साहब। तो टोटल लंग कैपेसिटी ये भी डन हुआ। यानी स्टूडेंट मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट पढ़ाया, आपको सपोर्ट देना है मुझे ये। अगर हम वॉल्यूम और उसकी सारी कैपेसिटी से रिलेटेड बातें करें तो हमारे पास शानदार टॉपिक आ गया। पहला TV टाइडल वॉल्यूम 500 ml, बोलो हाँ या ना। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड नॉर्मली, श्योर। दूसरा IRV, ये इसकी वैल्यू ले सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम के अलावा लिया गया एयर एडिशनल वॉल्यूम इंस्पायर्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पिरेशन, और एडिशनल वॉल्यूम एक्सपायर्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन, वो ये रहा। और इसकी वैल्यू ये हमने यहां डाल दी। अगला आ जाओ, अगला RV रेजिडुअल वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू येलो, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। रिवीजन करा रहा हूं आपको, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद लंग्स में हो जाए। अब इनके कैपेसिटीज बनेगी, श्योर। जैसे मैंने कहा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, आपने कहा TV प्लस IRV, मैंने कहा डन, वैल्यू आई अगर मैं बात करूं 3500 ml, ओके साहब।
उसके बाद आई एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। आपने कहा तो मैंने कहा ठीक है साहब, टीवी प्लस ERV, वैल्यू आई 600 ml, डन हुआ। क्या मीनिंग था इसका? वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली, श्योर, ये हो जाएगा EC। अगला फिर मैंने आपसे कहा एक इंपॉर्टेंट आई FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, और इसका फॉर्मूला सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो होता है ERV प्लस RV, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, वो हो जाएगी FRC, नॉर्मल एक्सपायरेशन 2300 ml। फिर मैंने कहा और आगे लेंगे तो आपने कहा बताओ, मैंने कहा VC, वाइटल कैपेसिटी, और इसका फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, और वह TV प्लस IRV प्लस ERV। वाह, ये तैयार। और वैल्यू की बात करूंगा तो 4600 ml। ये लीजिए स्टूडेंट, वाइटल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन के तुरंत बाद फोर्सफुल एक्सपिरेशन से छोड़ी गई एयर, ये तैयार। और उसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी ये आ जाएगा स्टूडेंट, और ये हो जाएगा VC प्लस RV, वाइटल कैपेसिटी, श्योर, और इसकी वैल्यू 5800 ml हो जाएगी। टोटल एयर accommodated in the lungs after forceful inspiration या at the end of forceful inspiration। तो पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी टॉपिक ये पढ़ाया स्टूडेंट, और यहां से निकल कर आया कुछ पॉइंट्स, और वही है वाइटल कैपेसिटी हायर देन फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, सबके फॉर्मूले आपको तैयार हैं, सबकी वैल्यू आपको पता है। मैं अगर चाहूं तो आपको फिर एक बात कह सकता हूं जोड़ के स्टूडेंट, और वही है कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी से ज्यादा वैल्यू वाइटल कैपेसिटी की है। मैं यह भी कह सकता हूं वाइटल कैपेसिटी स्टूडेंट, वाइटल कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन एज, सेक्स और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। डन। आपने कहा कैसे, तो मैं आपको कह सकता हूं वाइटल कैपेसिटी मोर इन यंग मेल, कॉमा एथलीट, कॉमा स्टूडेंट एथलीट, कॉमा नॉन स्मोकर। चलिए साहब, डन। तो मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ाए, पल्मोनरी वॉल्यूम सब कैपेसिटी के, जो मुझे लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट हो गए, कहीं से भी पूछा जाए तैयार है, कैसे भी क्वेश्चंस, श्योर, तैयार। तो पल्मोनरी वॉल्यूम सब कैपेसिटी टॉपिक परफेक्ट हुआ। तो यस स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने टॉपिक इस चैप्टर में ले लिए वो टॉपिक हो गया एक तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें एनाटॉमी में हम ह्यूमन जो है रेस्पिरेटरी, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि एनाटॉमी, ये हमने इसमें कंप्लीट कर दिया, डन हुआ। उसके बाद मैंने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग ये टॉपिक भी कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट, ये इसके अंदर दिया हुआ है, एनसीईआरटी का सीक्वेंस है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग ये भी कंप्लीट हुआ। और अगर मैं बात करता हूं तो पल्मोनरी वॉल्यूम्स, ये भी मैं फिनिश कर चुका हूं। पल्मोनरी वॉल्यूम्स यहां तक का तैयार। बोलिए हाँ, वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, जिसमें हमने सारे पॉइंट ले लिए सब कुछ। अब बात यह है कि स्टूडेंट ब्रीदिंग करके मैंने एयर को एल्वेलाई में पहुंचा दिया, डन। हमने फर्स्ट पॉइंट में यह बात करी थी कि रेस्पिरेशन के 5 स्टेप्स होते हैं, और वो 5 स्टेप्स में से पहला स्टेप था ब्रीदिंग। उसके बाद एल्वेलाई में एयर आने के बाद ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी, यानी गैसेस एक्सचेंज होगा बिटवीन एयर एंड ब्लड, डन। उसके बाद स्टेप नंबर 3 आएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बाय ब्लड, और स्टेप नंबर 4 आएगा गैसेस एक्सचेंज होगा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो स्टूडेंट, मेरा आपसे कहने का मतलब है कि नेक्स्ट सांस लेने के बाद अब क्या प्रोसेस होगा, और वो होगा गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक सीक्वेंस में भी यही, तो अब हमारे को वही टॉपिक लेना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगर मैं बात करूं तो आपको खुद लग गया है कि 2 जगह हो रहा है, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 4 मींस एक्सचेंज अकर इन एल्वेलाई एंड एक्सचेंज अकर एट टिश्यू।
आपकी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज दो जगह पर होता है, एक होता है लंग्स के एल्वेलाई में, एक होता है टिश्यू में। लंग्स के एल्वेलाई में एक्सचेंज होता है एयर और ब्लड के बीच में, और टिश्यू में एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यूज फ्लूइड के बीच में। डबल स्टार। तो एल्वेलाई में पहले होगा, उसके बाद टिश्यू में होगा, क्योंकि ब्लड उसको टिश्यू तक ले जाएगा फिर। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आफ्टर इनहेलेशन, आफ्टर ब्रीदिंग स्टूडेंट एयर रीच अप टू द एल्वेलाई, नाउ गैस मूव इनटू द ब्लड, दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बॉडी में दो जगह हो रहा है, एल्वेलाई एंड टिश्यू, और उसमें पहले एल्वेलाई होगा, सो एल्वेलाई इज द प्राइमरी साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज। एक बात बताओ स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एल्वेलाई ये रही या दिस वन, और मैं आपसे कहता हूं कि ये पीछे उसके ब्लड सप्लाई है, या यानी यहां जो आपने सांस ली स्टूडेंट हुआ ही, तो ये एल्वेलर एयर कहलाएगी। ओके, ये डबल स्टार। और ये जो ब्लड आया है, अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो ब्लड बह रहा है पीछे ब्लड कैपिलरी में स्टूडेंट, दिस इज ब्लड या, और ये ब्लड कैपिलरी है जिसमें ये ब्लड बह रहा है। ये ब्लड ऑक्सीजन लेने आया है और इसमें CO2 बहुत ज्यादा है, तो ये CO2 रिलीज करने आया है, यही बात है ना। तो प्लीज टेल मी, ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड, बिल्कुल सही, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें O2 की कमी है, तभी तो ये O2 लेने आया है। यानी अब पूरा स्टेटमेंट बोलो, एल्वेलाई इज अ प्राइमरी साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज डन इन एल्वेलाई, एक्सचेंज अकर बिटवीन एल्वेलर एयर, बिटवीन एल्वेलर एयर। स्टूडेंट जो गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती है उसे एल्वेलर एयर कहते हैं, एल्वेलर एयर एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आई मेरी बात? एक बार और बोलने दो स्टूडेंट, 1 2 3 स्टार्ट। इन एल्वेलाई गैसेस एक्सचेंज अकर बिटवीन एल्वेलर एयर एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ या ना? छोटी मोटी पॉइंट क्लियर? तो ये हमारे पास, तो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं एनसीईआरटी के सीक्वेंस का अगला टॉपिक, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टूडेंट ये लीजिए एक्सचेंज ऑफ गैस स्टूडेंट, ये टॉपिक। तो अब इसको स्टार्ट करने जा रहा हूं, इधर देखिएगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस नाम से इन बॉडी गैसेस एक्सचेंज अकर एट टू साइड्स, वन इज एल्वेलाई, वन इज टिश्यू। पहली साइड का नाम एल्वेलाई है, सेकंड साइड टिश्यू है। यस, डन हो गया स्टूडेंट। अगला देखना, एल्वेलाई इज अ प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। स्टूडेंट इन दोनों की बात आ गई। एल्वेलाई में किसके बीच हो रहा है? एल्वेलाई में एल्वेलर एयर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में होगा। डन स्टूडेंट, यहां तक हम श्योर? ये और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा स्टूडेंट, गैसेस एक्सचेंज ऑलवेज अकर बाय सिंपल डिफ्यूजन मोड। सिंपल डिफ्यूजन मोड से गैसेस एक्सचेंज होता है हमेशा। यस, तो मैकेनिज्म क्या है? सिंपल डिफ्यूजन है। कहां हो रहा है? दो जगह हो रहा है, एल्वेलाई टिश्यू में। पहले कहां होगा? एल्वेलाई, इसलिए एल्वेलाई इज द प्राइमरी साइट। एल्वेलाई में किसके बीच होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वेलर एयर के बीच में होगा। डन? हाँ या ना? बहुत जोरदार है यार स्टूडेंट। ये तो सिंपल डिफ्यूजन मोड से होगा और प्रेशर ग्रेडियंट की यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगा। ये लीजिए स्टूडेंट, ये भी हमारे पास क्लियर हुआ। चलिए बहुत अच्छा तैयार। देखिएगा सर, ये जो मैं बोल रहा था, इन एल्वेलाई गैसेस एक्सचेंज अकर बिटवीन एल्वेलर एयर एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टूडेंट थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब इंपॉर्टेंट लाइन आई, हम गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं एल्वेलाई के बीच में स्टूडेंट, एल्वेलाई में एल्वेलर एयर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में। पर अब देखना, मैं आपको एक बात बताता हूं स्टूडेंट, ये जो मैंने अभी बनाया जरा इसी पर ध्यान देते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए। या इधर देखिएगा स्टूडेंट, अगर मैं ये बोलूं तो आप बोलोगे सर ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, एल्वेलाई के एपिथेलियम। मैंने कहा बिल्कुल एल्वेलाई एपिथेलियम। ओके, फिर सर हाँ ये ब्लड कैपिलरी, बिल्कुल, एंड द कैपिलरी एपिथेलियम मेड अप ऑफ single simple squamous epithelium and known as the endothelium. Capillary epithelium is known as the endothelium. So this is endothelium, single layer. Okay, फिर और फिर मैं आपसे बोलूँ ये क्या है सर, ये इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा, दिस वन, ये स्पेस, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाएगा दोनों के बीच में। यस स्टूडेंट, ये स्पेस जो है यानी कि दोनों एपिथेलियम के बीच में जो स्पेस है उसे बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से बुलाया जाएगा। तो दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर यहाँ से एयर में से ऑक्सीजन निकलकर स्टूडेंट यूँ जाएगी
और कार्बन डाइऑक्साइड जो यहां ज्यादा है वो निकलकर यूं आएगी, तो मैं बोलूंगा गैस को बैरियर कितनी मिली, किस किस को क्रॉस करके जाना पड़ा, तो आप बोले गैस को बैरियर मिली 3, पहला एल्वेलाई एपिथेलियम, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, तीसरा कैपिलरी एंडोथेलियम, और इन तीनों को क्रॉस करने के बाद गैस इधर से उधर मीडियम में गई है, दोनों मीडियम में, यानी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो एल्वेलर एयर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में हुआ है, बट 3 मेम्ब्रेन क्रॉस करके हुआ है, एंड ये तीनों मिलकर कहलाएंगी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन स्टूडेंट, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के नाम से बुलाया जाएगा इनको डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोला जाएगा। स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। तो आज के बाद गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, और अगर मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट लाइन कहूं तो आप मुझे बताएं कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। यस सर, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। यस, लेबलिंग कर सकते हो? बिल्कुल सर। ये क्या है बताओ सर? हाँ बोलो। ये है एल्वेलाई एपिथेलियम, ओके। ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके। ये है कैपिलरी एंडोथेलियम, ओके, एंड दे फॉर्म डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो पहला स्टार, एल्वेलाई इज द प्राइमरी साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज, ओके। दूसरा स्टार, इन एल्वेलाई एक्सचेंज अकर बिटवीन एल्वेलर एयर एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। तीसरा स्टार स्टूडेंट, इन एल्वेलाई exchange occur through respiratory membrane, diffusion membrane, and this membrane made up of 3 layers, alveoli epithelium, capillary endothelium, and between both basement membrane, double star basement substances student। चलिए तो तैयार, ये पहला स्टार हमारा क्लियर हुआ। ये देखिएगा, इन alveoli exchange occur between alveolar air and deoxygenated blood through respiratory membrane और diffusion membrane। मजा आ गया स्टूडेंट, बिल्कुल सही, डबल स्टार के साथ। और बात करूंगा अगला, दिस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर, ओके साहब। पहला थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, ओके। दूसरा एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी, एल्वेलर कैपिलरी, ओके। द बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन देम, ओके। यानी दोनों के बीच में जो बेसमेंट सब्सटेंस है वो तीनों से मिलकर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनी, हाँ या ना। और इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है मच लेस देन अ मिलीमीटर स्टूडेंट, जोरदार, यानी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन थिन है स्टूडेंट। पहला कैरेक्टर क्लियर हुआ, श्योर, क्योंकि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का कैरेक्टर होता है थिन होना, मॉइस्ट होना। यस स्टूडेंट, हैव ब्लड कैपिलरी नेटवर्क, तो थिन है, ये क्लियर हो गया, और 3 लेयर से मिलकर बनी है। तो ये मेरा पॉइंट क्लियर, इसको मैं डायग्राम के पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट। एनसीईआरटी का डायग्राम, ये एल्वेलाई डन, ये अंदर एल्वेलर कैविटी, ओके सर। एल्वेलर कैविटी में आप देखना स्टूडेंट, दिस इज एल्वेलाई एपिथेलियम, ये देखिए एल्वेलाई की वॉल सिंगल लेयर स्टूडेंट, 1 सेल थिक एल्वेलाई एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। उसके बाद स्टूडेंट ये ब्लड कैपिलरी, दिस इज कॉल्ड ब्लड कैपिलरी स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट लाइन, ब्लड कैपिलरी, ओके। और ब्लड कैपिलरी के अंदर ये ब्लड बह रहा है स्टूडेंट, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी है, श्योर। और ब्लड कैपिलरी के अंदर ये उसकी हो जाएगी एपिथेलियम, ये ब्लड अंदर गया, बहता हुआ जा रहा है। ब्लड कोई पूछे तो जवाब दे सकते हैं, कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर गया स्टूडेंट, हाँ। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब गया गैसेस एक्सचेंज हुआ और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकल कर आया, बोलो डन, हाँ या ना। बहुत जोरदार इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, को ध्यान से सुनना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, श्योर, और ये है ब्लड कैपिलरी, श्योर, और ये उसकी एपिथेलियम स्टूडेंट, ये दिस इज कॉल्ड एंडोथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी की जो एंडोथेलियम है स्टूडेंट वो है ये, और कैपिलरी के एंडोथेलियम, और उसके ऊपर ये बेसमेंट सब्सटेंस स्टूडेंट। तो ध्यान से देखिएगा, अगर कोई पूछे तो तैयार आज, ये एल्वेलर स्क्वामस एपिथेलियम, ये बेसमेंट सब्सटेंसेस, ये एंडोथेलियम, वाह स्टूडेंट, एंडोथेलियम। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट। तो ये तीनों मिलकर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, एनसीईआरटी का डायग्राम, सांस अंदर गई बाहर आई, ये तो हो गया स्टूडेंट ब्रीदिंग प्रोसेस। अब एल्वेलर कैविटी, एल्वेलर कैविटी में जो एयर है उस एल्वेलर एयर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में गैसेस एक्सचेंज होगा, डन, श्योर। मोड क्या है? सिंपल डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या कहता है स्टूडेंट?
डिफ्यूजन थ्योरी ये कहती है एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बट पॉइंट ये है कि क्या हमें एयर मूव करानी है? नहीं, हमें तो O2 CO2 का एक्सचेंज करना है, यानी गैस का। अब एक नया वर्ड आएगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। प्रेशर ऑफ एवरी गैस इज नॉन एज पार्शियल प्रेशर। दोबारा बोलूंगा, प्रेशर ऑफ एवरी गैस इज नॉन एज इट्स अ पार्शियल प्रेशर। वाह, मजा आ गया। पार्शियल प्रेशर एक वर्ड आया स्टूडेंट, आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इस वर्ड को। दिस वर्ड इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। जी हां स्टूडेंट, हर गैस का खुद का प्रेशर, प्रेशर ऑफ एवरी गैस इज नॉन एज पार्शियल प्रेशर, एंड द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एयर। सारी गैस का पार्शियल प्रेशर अगर आप जोड़ दो तब एयर का प्रेशर बनेगा। पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट P लिखकर, नीचे गैस का नाम, जैसे ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ऐसे स्टूडेंट। जोरदार, मेरे को लग रहा है समझ में आ रही है मेरी बातें आपको। दोबारा बोलूंगा स्टूडेंट, या प्रेशर ऑफ एवरी गैस, देखिएगा इधर, प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय इंडिविजुअल गैस is a mixture of gases called, it's a partial pressure and it is represented by PO2 for oxygen, PCO2 for carbon dioxide। बोलो डन, हाँ या ना? अब जोरदार पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया। तो मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, अब अगर सिंपल डिफ्यूजन थ्योरी में लगाता हूं तो अब थ्योरी यूं कहेगी, थ्योरी क्या कह रही थी? एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मैंने कहा एयर मूव नहीं करानी, गैस करानी है। तो आपने कहा फिर यूं चेंज कर दो, एयर हटाओ गैस लगाओ, तो गैस मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, यानी कि गैसेस एक्सचेंज में कोई एटीपी खर्च नहीं होगा, सिंपल डिफ्यूजन मोड से होगा। बस गैस का पार्शियल प्रेशर दोनों मीडियम में पता होना चाहिए और उसके बाद गैस अपने आप अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर जाएगी। डन। अब आपने कहा सर पार्शियल प्रेशर कैसे डिसाइड होगा? गैस का पार्शियल प्रेशर उसकी कंसंट्रेशन से होता है स्टूडेंट। जी हां, गैस का पार्शियल प्रेशर उसकी कंसंट्रेशन से डिसाइड होगा स्टूडेंट। तो पार्शियल प्रेशर कंसंट्रेशन से पता चलेगा। हर मीडियम में O2 और CO2 का पार्शियल प्रेशर निकाल लिया गया स्टूडेंट जी, उसकी कंसंट्रेशन से, उसकी परसेंटेज से, परसेंटेज ऑफ गैस से स्टूडेंट निकाला जाता है। एनी प्रॉब्लम? और फिर उसको 760 से मल्टीप्लाई कर। जी हां स्टूडेंट, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है, आप आराम से कर सकते हैं। श्योर? जैसे मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, मेरे को किसी भी गैस, तो गैस मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। अब हमारे को पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो स्टूडेंट देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सबका। मैं आपको हर जगह ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बताता हूं। जैसे देखिएगा स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं कि है ना, ये हमने जो सांस ली वो ये एटमॉस्फेरिक एयर है। इस एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर ऑक्सीजन 21% होती है। श्योर? तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहां पर 159 mmHg है स्टूडेंट, PO2, और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 mmHg है स्टूडेंट। जी हां, PO2 PCO2 एटमॉस्फेरिक एयर में मैंने आपको बता दी। अब हमने सांस अंदर ले ली, ओके, एल्वेलाई में पहुंच गई एयर, ठीक है। अब जो एयर एल्वेलाई में आने के बाद गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करेगी उसे एल्वेलर एयर कहा जाएगा। बोलो हाँ या ना? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं। सबका सपोर्ट, स्टार्ट। स्टूडेंट मान लीजिए ये एटमॉस्फेयर है, ओके, ये लीजिए, है ना। इस एटमॉस्फेयर में कोई मेरे से बात करे तो मैं बता सकता हूं एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 mmHg होता है, जो उसकी कंसंट्रेशन यानी परसेंटेज से निकाला जा सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 mmHg होता है। ओके साहब, ये लीजिए। अब स्टूडेंट मैं अगर बात करूंगा आपसे तो मैं आपसे कहूंगा कि बेटा ये हमारी एल्वेलाई है। आपने कहा ओके सर, ये एल्वेलाई है, हाँ, और इसके पीछे ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है। बिल्कुल सर, ये ब्लड है। आपने कहा कौन सा ब्लड है? मैंने कहा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। श्योर? ये रहा, और ये बहता हुआ जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं आपको, स्टार्ट। ये एयर अंदर जा रही है, ये गई, ये गई, इसे यहां जो एयर पहुंची, दिस एयर इज कॉल्ड द एल्वेलर एयर स्टूडेंट। बोलो हाँ या ना? इसे एल्वेलर एयर के नाम से बुलाया गया, एल्वेलर एयर।
श्योर। और ये डीऑक्सीनेटिव ब्लड है। जब एल्वेलर एयर में स्टूडेंट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यानी परसेंटेज निकाल के उनका पार्शियल प्रेशर निकाला, तो आपको मैं बता दूं उसकी वैल्यू। एल्वेलर एयर में PO2 की वैल्यू 104 mmHg के आसपास आई और PCO2 की वैल्यू स्टूडेंट 40 mmHg के आसपास आई। जोरदार। ये एल्वेलर एयर है स्टूडेंट, बोलो हाँ या ना। और ये डीऑक्सीनेटिव ब्लड है स्टूडेंट, या इस डीऑक्सीनेटिव ब्लड में जब चेक करा तो PO2 की वैल्यू 40 आई और PCO2 की वैल्यू 45 mmHg आई। हाँ या ना स्टूडेंट। भाई ये बात तो कंफर्म है कि डीऑक्सीनेटिव ब्लड का मतलब होता है कि ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड तो इसमें CO2 ज्यादा है, O2 कम है। अब स्टूडेंट जो ब्लड पीछे बह रहा है उसमें यह है वैल्यू और जो एयर है उसमें यह है वैल्यू। आपको देखकर साफ लग रहा है ऑक्सीजन की वैल्यू ज्यादा है स्टूडेंट, तो अब आप समझ जाओ। यानी अगर मैं यहां बात करता हूं तो मैं यहां लिख देता हूं PO2 104 mmHg और PCO2 की वैल्यू 40 mmHg। बोल दो हाँ या ना। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें PO2 की वैल्यू में बोल रहा हूं 40 mmHg और PCO2 की वैल्यू में क्या बोल रहा हूं 45 mmHg। बोलो हाँ या ना। और ऐसी कंडीशन में आपको पता है रूल ये कह रहा है स्टूडेंट, गैस ऑलवेज मूव फ्रॉम इट्स हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। मैंने कहा तो स्टूडेंट क्या करना है फिर सीधा ऑक्सीजन टू हाई टू लो, यानी यूं आ जाओ, ऑक्सीजन चली जाएगी एयर से ब्लड में। आपने कहा यस सर। फिर मैंने कहा बेटा एक काम, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, यस, ब्लड टू एयर में स्टूडेंट। और गैसेस एक्सचेंज नंबर 1 कंप्लीट हुआ। एल्वेलाई में गैसेस एक्सचेंज होगा एल्वेलर एयर और डीऑक्सीनेटिव ब्लड के बीच में डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से होकर पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से सिंपल डिफ्यूजन मोड से, जिसमें O2 जाएगी एल्वेलर एयर से ब्लड में और CO2 जाएगी ब्लड से एल्वेलर एयर में। डन। बोलिए हाँ या ना। शानदार, समझ में आया होगा स्टूडेंट। ये देखिए ये जा रही ऑक्सीजन, क्यों गई ऑक्सीजन? क्योंकि इधर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा, इधर कम है। और ये गई कार्बन डाइऑक्साइड, ये लीजिए स्टूडेंट। और इस तरीके से हमारा काम हुआ। मैं दोबारा बोल रहा हूं फिर आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात। ये तो गैसेस एक्सचेंज नंबर 1 हुआ जिसका नाम था इन एल्वेलाई। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 mmHg, PCO2 0.3। डन मानू। गैसेस एक्सचेंज के बाद जो ब्लड निकल कर आया स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस ब्लड इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? क्योंकि ये ब्लड साफ हो चुका है। ये अपनी कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज कराया और ऑक्सीजन उठा लाया। जब इसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर चेक करा तो आप देखिएगा इसमें PO2 की वैल्यू लगभग 95 mmHg आई और PCO2 की वैल्यू 40 आई। कम हो गई स्टूडेंट, PCO2 डाला है तो और O2 बढ़ गई। यह लीजिए, तो मैंने आपको कितनी जगह पार्शियल प्रेशर पढ़ा दिया ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का सपोर्ट करना। पहली जगह स्टूडेंट एटमॉस्फेयर में, डन। दूसरी जगह एल्वेलर एयर में, डन। तीसरी जगह डीऑक्सीनेटिव ब्लड में, डन। और चौथी जगह ऑक्सीनेटिव ब्लड में, श्योर। अब यह ऑक्सीनेटिव ब्लड लंग्स से निकल के बाहर आ जाएगा, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एवरी टिश्यू के पास से गुजरेगा यह ऑक्सीनेटिव ब्लड। बोलो अभी तक डन मानू? हाँ या ना? शानदार, तैयार स्टूडेंट। पहला टॉपिक क्लियर हुआ हमारा। एल्वेलाई में गैसेस एक्सचेंज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से होकर, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से होकर एल्वेलाई में गैसेस एक्सचेंज हुआ है एल्वेलर एयर और डीऑक्सीनेटिव ब्लड के बीच में। पार्शियल प्रेशर का गेम है सारा। पार्शियल प्रेशर निकाल लो आप, आपको गैसेस एक्सचेंज बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर और उसमें गैस जाएगी हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो। यानी अब अगर हम बात करें ये हमारा तैयार हो गया। ये तो इस टेबल में देखना, इधर गैस है PO2 PCO2, उसकी वैल्यू अलग अलग जगह। एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 कितनी है 159 mmHg। वाह स्टूडेंट, मस्त तैयार। PCO2 कितनी है 0.3 mmHg। डन हो गया। अब एल्वेलाई में ही मैंने बताई PO2 104 mmHg, PCO2 40 mmHg। वाह। डीऑक्सीनेटिव ब्लड में PO2 40 mmHg, PCO2 45 mmHg। वाह। ब्लड ऑक्सीजनेटेड जो बाहर निकला उसमें PO2 95 mmHg और PCO2 40 mmHg। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल परफेक्ट, हाँ या ना? कोई दिक्कत हो तो बताइए स्टूडेंट। हाँ, समझ में आया मेरी बात जो मैं कह रहा हूं? बिल्कुल क्लियर अभी तक का। तो ये स्टूडेंट हमने जो लिया टेबल में, मुझे लग रहा है तैयार है। डन, श्योर? यस स्टूडेंट। तो एल्वेलाई में गैसेस एक्सचेंज हो गया और उसमें क्या हुआ, डीऑक्सीनेटिव ब्लड एल्वेलाई की वॉल के पीछे से निकला, श्योर। और उसमें जब गैसेस एक्सचेंज हुआ तो ऑक्सीनेटिव ब्लड बाहर निकल कर आया और वो ऑक्सीनेटिव ब्लड अब एवरी टिश्यू में जाएगा। हाँ या ना?
जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलिए मैं आपको इसको पूरे को एक बहुत बढ़िया फ्लो चार्ट में पढ़ाता हूं, देखना इधर। सबसे पहले हम बात करते हैं, शुरुआत लेते हैं स्टूडेंट एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर कहां पढ़ना है, एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर कितना है ये आपको पता है स्टूडेंट। जरा PO2 का पार्शियल प्रेशर 159 mmHg, डन मानू, बोलिए हाँ या ना। चलिए उसके बाद PCO2 का पार्शियल प्रेशर पूछा जाए तो आई थिंक 0.3 mmHg, डन मानू। ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, इस एयर को हमने इनहेल करा, ओके, तो इंस्पायर्ड एयर हो गई। इंस्पायर्ड एयर में भी इतना ही हुआ, बोलो हाँ या ना, यही इंस्पायर्ड एयर है। बिल्कुल स्टूडेंट, आप बोल दीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो। दिस इज कॉल्ड इंस्पायर्ड एयर, और उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, यस स्टूडेंट, वही है जो एटमॉस्फेरिक एयर है। अभी अंदर चलेगी, गैसेस सेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। गैसेस सेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली एयर को एल्वुलर एयर नाम दिया गया। तो पहला वर्ड आया इंस्पायर्ड एयर और एटमॉस्फेरिक एयर, बात एक ही है। अब आया अगला वर्ड एल्वुलर एयर। एल्वुलर एयर में पार्शियल प्रेशर पता है आपको? बिल्कुल पता है साहब, बिल्कुल। ये मैंने कहा वैल्यू बताना, आपने कहा सर एल्वुलर एयर में PO2 की वैल्यू 104 mmHg, मैंने कहा ओके। और PCO2 की वैल्यू सर 40 mmHg, मुझे बहुत बढ़िया लगा, आपको याद हो गया साहब ये टॉपिक, बिल्कुल। ये एल्वुलर एयर, डन मानू। एल्वुलर एयर में ये रहा स्टूडेंट ये। अब जो ब्लड पीछे एल्वुलाई की वॉल में ब्लड कैपिलरी में बहता हुआ आ रहा है स्टूडेंट, उस ब्लड के बारे में बात करेंगे। उस ब्लड का नाम था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर PO2 बता सकते हैं आप? बिल्कुल सर, PO2 की वैल्यू इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, PCO2 की वैल्यू इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45। बहुत अच्छा, ये भी हमारा तैयार हो गया। तो 45 हो गया इसके अंदर। एक मिनट और स्टूडेंट, ये रहा, इसकी वैल्यू रखी जाएगी 45 स्टूडेंट। वाह, ये तैयार हो गया। यानी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट, ये दूसरा, ये ब्लड आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड कैपिलरी में बह रहा है। गैसेस सेक्शन इन दोनों के बीच में होगा, बिल्कुल होगा। और गैसेस सेक्शन के रूल के अकॉर्डिंग कौन सी गैस कहां से कहां गई, जरा इसको एक्सप्लेन कर लें। ऑक्सीजन जाएगी एयर से लेके ब्लड में, बिल्कुल। और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी स्टूडेंट, यस, ब्लड से एल्वुलर एयर में। गैसेस सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ब्लड कौन सा निकल के बाहर आया, ऑक्सीजनेटेड। ये जो ब्लड बाहर निकल के आया नाम क्या रखेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां तक का हमारा तैयार, ओके साहब, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा हार्ट की मदद से, बिल्कुल सर, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। देखो इधर, अब बॉडी में किसी एक टिश्यू की स्टडी करते हैं, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज अकर एट 2 प्लेसेस, वन इज कॉल्ड एल्वुलाई, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज कॉल्ड टिश्यू, पढ़ाने जा रहा हूं। टिश्यू में देखो स्टूडेंट, ये टिश्यू है, टिश्यू में क्या होती है, सेल, और सेल के बीच में क्या भरा होता है, टिश्यू फ्लूइड। दिस वन सपोर्ट करना मुझे, व्हाट इज दिस सर, दिस इज सेल, ओके, ये सेल हो जाएगी। और ये उनके बीच में टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ है, ओके। टिश्यू में ब्लड कौन सा आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कैपिलरी है, टिश्यू में जो कैपिलरी होती है, यस स्टूडेंट। अभी आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्लीज टेल मी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वैल्यू पता है आपको? बिल्कुल सर पता है, बता दो जरा यार। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आया उसमें PO2 की वैल्यू कितनी है, 95। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PCO2 की वैल्यू कितनी है, 40। बहुत जोरदार तैयार। तो अगली जगह, पहली जगह कंप्लीट, दूसरी जगह कंप्लीट, तीसरी जगह पार्शियल प्रेशर कंप्लीट, और अब चौथी जगह ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये भी पढ़ा दिया था मैंने अभी आपको। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता हुआ जा रहा है। अब टिश्यू के पास से स्टूडेंट, टिश्यू में ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, उनके बीच में टिश्यू फ्लूइड। सेल क्या करती है, टिश्यू फ्लूइड से O2 लेती रहती है और CO2 डालती। तो टिश्यू फ्लूइड जो है उसके अंदर PO2 PCO2 की वैल्यू जब चेक की गई, सपोर्ट करना है स्टूडेंट, बहुत मजा आएगा। स्टार्ट टिश्यू फ्लूइड के अंदर। टिश्यू फ्लूइड में PO2 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 40 और PCO2 की वैल्यू होती है 45, 45 स्टूडेंट, जोरदार। तो हमारे पास एक और जगह मिल गई जहां हमें पढ़ने को मिल गया स्टूडेंट, टिश्यू फ्लूइड, ये रहा स्टूडेंट। तो टिश्यू फ्लूइड के अंदर अब देखो, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज होता हुआ यहां से जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये रहा, और जो नीचे टिश्यू फ्लूइड है उसमें ये रहा। साफ दिख रहा है गैसेस एक्सचेंज होगा। गैसेस एक्सचेंज नंबर 2 अकर at tissue between oxygenated blood and tissue fluid, बोल दे डन। हाँ या ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में गैसेस एक्सचेंज होगा। और उस समय स्टूडेंट ध्यान से देखने पे पता चलेगा आपको क्या, ऑक्सीजन कैसे जाएगी स्टूडेंट, सपोर्ट करना। O2 जाएगी नीचे टिश्यू फ्लूइड में और CO2 आएगी टिश्यू फ्लूइड से ब्लड में। ये लीजिए स्टूडेंट, गैसेस एक्सचेंज नंबर 2 हुआ। एक्सचेंज होने के बाद जो ब्लड बाहर निकल के जा रहा है स्टूडेंट, उसका नाम क्या पड़ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकल कर आ जाएगा तो टिश्यू में एंट्री करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और टिश्यू से बाहर निकलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोल दे डन। हाँ या ना। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टूडेंट साफ होने के लिए फिर लंग्स में आएगा, वो ये रहा, साफ होके फिर ऑक्सीजनेटेड लंग्स से बाहर आएगा।
हाँ या ना, और इस तरीके से पूरी बॉडी में होगा। तो दो जगह गैसेस एक्सचेंज, वन इज कॉल्ड एल्वेलाई, वन इज कॉल्ड टिश्यू। स्टूडेंट टिश्यू में गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रहा है आपके सामने दिख रहा है स्टूडेंट, बहुत जोरदार तैयार। और मुझे लग रहा है पूरा टॉपिक बिल्कुल परफेक्ट हो गया। हमने कितनी जगह क्या क्या पढ़ लिया आप जानते हैं, हमने पार्शियल प्रेशर पढ़े। अब एक और बात आपको बताता हूं, सेल के अंदर नहीं गई अभी O2, हाँ सेल के अंदर कैसे जाएगी, O2 तो हमेशा पार्शियल प्रेशर डिफरेंस से जाती है, O2 CO2 तो है ना, तो सेल के अंदर भी है, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है श्योर, और सेल के बाहर टिश्यू फ्लूइड है। जब सेल के अंदर चेक किया गया स्टूडेंट PO2 PCO2 की वैल्यू तो वो अलग थी। सेल के अंदर PO2, अगर मैं आपको इसको अलग से पढ़ाऊं स्टूडेंट तो थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मुझे आपको। मान लीजिए सेल है, आपने कहा डन, और मैंने कहा ये कौन है, आपने कहा सेल के बाहर टिश्यू फ्लूइड, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सपोर्ट करना मुझे स्टूडेंट आप, बहुत बढ़िया। तो ये हम एक और पढ़ रहे हैं गैसेस एक्सचेंज, इसमें जो इनडायरेक्टली बोला जाता है। मैंने कहा ये कौन है, आपने कहा ये टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड बिल्कुल। मैंने कहा इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, तो आपने कहा ये लो सर वैल्यू, PO2 की वैल्यू इसमें होती है सर 40 और PCO2 की वैल्यू इसमें होती है 45। मैंने कहा डन। चलो अब सेल के अंदर बताता हूं स्टूडेंट, सेल के अंदर हमेशा क्रेब्स साइकिल चलता रहता है, हाँ या ना, और सेल में जब तक क्रेब्स साइकिल चलेगा तो O2 तो सेल खाती जाती है, CO2 प्रोड्यूस करती है। सेल के अंदर चेक करा, सेल में PO2 20 के आसपास होती है और सेल में PCO2 52 या 50 के आसपास होती है। ओके, तो स्टूडेंट सेल के अंदर यह है, सेल के बाहर यह है, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर गैस का मूवमेंट होता है, बोल दो डन, हाँ या ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब आप समझ गए सर, हाँ बोलो सर, ऑक्सीजन तो जाएगी, हाँ ऑक्सीजन जाएगी अंदर, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड आएगी बाहर, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, और गैसेस एक्सचेंज हो गया और सेल को फाइनली मिल गई। बोलो समझ में आई नहीं आई मेरी बात, यानी सेल में अंदर पहुंच गई O2 इस तरीके से। तो स्टूडेंट कितनी जगह पार्शियल प्रेशर पढ़ा, यस स्टार्ट करो। पार्शियल प्रेशर नंबर 1 एटमॉस्फेरिक एयर, पार्शियल प्रेशर नंबर 2 एल्वेलर एयर में, 3 डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, 4 ऑक्सीनेटेड ब्लड में, 5 टिश्यू फ्लूइड में, और नंबर 6 इनसाइड द सेल श्योर। और सब जगह पार्शियल प्रेशर के बेस पे सिंपल डिफ्यूजन मोड से हुआ है। दो जगह गैसेस एक्सचेंज आपके सामने, इसलिए स्टूडेंट इस टेबल को देखिएगा जो मैंने बताया आपको ध्यान से स्टूडेंट। ये टेबल क्या कह रही है, इस टेबल में पार्शियल प्रेशर देखिए, एटमॉस्फेरिक एयर में 159.3 mmHg, एल्वेलाई में 10 पर 40, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में 40 और 45, ऑक्सीनेटेड ब्लड में कितनी थी 95 40, फिर टिश्यू में PO2 40 PCO2 45, सेल के अंदर PO2 20 PCO2 50। डन। तो हमने सारी जगह पार्शियल प्रेशर पढ़ लिया गैस का, और हमारे को थ्योरी समझ में आ गई, गैसेस एक्सचेंज ऑलवेज डन बाय सिंपल डिफ्यूजन मोड, हाँ या ना। और सिंपल डिफ्यूजन मोड में स्टूडेंट गैसेस एक्सचेंज होगा, और गैस ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, हाँ या ना। और हमने सब जगह पार्शियल प्रेशर निकाले। एक चीज और आपको बताऊंगा स्टूडेंट, इसमें यहां पर गैसेस एक्सचेंज होने के बाद ब्लड निकल गया जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, बोलो हाँ। लेकिन स्टूडेंट अब जो हम सांस छोड़ेंगे उस एयर का नाम हमें एक्सपायर्ड एयर होगा, जो एयर बाहर जाएगी एक्सपायर्ड एयर रहा जाएगा उसका नाम। ये जोरदार पॉइंट आपके सामने स्टूडेंट, एक्सपायर्ड एयर बाहर आई है, इंस्पायर्ड एयर अंदर गई थी। हम निकलने वाली एक्सपायर्ड एयर में PO2 PCO2 की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट, या एक्सपायर्ड एयर में PO2 लगभग 115 mmHg के आसपास होता है और PCO2 28 mmHg होता है स्टूडेंट। हम यहाँ भी वैल्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्सपायर्ड एयर भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं स्टूडेंट, हम चाहें तो लिख सकते हैं बात कि इन एक्सपायर्ड एयर, हम यहाँ इस टेबल के साथ स्टूडेंट देखिएगा इधर बहुत जोरदार, क्या हम चाहें तो एक्सपायर्ड एयर में भी पार्शियल प्रेशर बता सकते हैं, एक्सपायर्ड एयर। और अगर मुझसे कोई उसमें पूछे स्टूडेंट एक्सपायर्ड एयर में कि साहब आप बताना PO2, तो एक्सपायर्ड एयर में PO2 में करीब 116 के आसपास और PCO2 की वैल्यू स्टूडेंट 28 के आसपास बताऊंगा। ये डन हुआ मेरा टॉपिक स्टूडेंट, जो मुझे लग रहा है समझ में आया, श्योर बिल्कुल परफेक्ट बताऊं आप यहाँ तक का क्लियर। इसको स्टूडेंट में पूरे को फ्लो चार्ट को बॉडी में कैसे होता है उसके बेस पे आपको बताता हूं। देखिएगा इधर एनसीईआरटी का डायग्राम हर साल पूछा जाता है, परफेक्ट याद होना चाहिए आपको। देखिए इधर ये स्टूडेंट, ये देखिए
ये इंस्पायर्ड एयर, ये अंदर गई, ये एल्वेलर एयर, PO2 10 फॉर PCO2, जो मैंने बताया सेम उसी को अनसर्टिनेस को, इसको एल्वेलाई में बोला, ये ब्लड आया। अब स्टूडेंट ध्यान से सुनना, लंग्स के अंदर ब्लड लेके जाने वाली वेसल्स का नाम पल्मोनरी आर्टरी होता है। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है जो साफ होने गया है, तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके गई है, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड में PO2 आपको पता है स्टूडेंट, या 40, हाँ, और PCO2 45, बिल्कुल। ये ब्लड बहता हुआ गया, गैसेस एक्सचेंज हुआ, O2 इधर आई, CO2 उधर गई, फर्स्ट कंप्लीट। जो ब्लड बाहर लेकर आए उसका नाम पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन में स्टूडेंट अगर कोई ब्लड पूछ ले तो आज तैयार, पल्मोनरी वेन में ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है स्टूडेंट, या ये रहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन में, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पल्मोनरी वेन हार्ट में डालेगी, हार्ट के लेफ्ट एट्रिया में डालेगी, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर उसको लेकर स्टूडेंट ब्लड वेसल्स बाहर आएगी। यह स्टूडेंट आर्टरी यानी एरोटा और आर्टरी का ग्रुप है स्टूडेंट ये, और इनमें कौन सा ब्लड बाहर गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है स्टूडेंट, श्योर। और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 की वैल्यू 95 स्टूडेंट, ये रहा दिस वन, और PCO2 60 mmHg, बोलो डन। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके अंदर था। अब ये ब्लड बहता हुआ टिश्यू के पास गया, बॉडी टिश्यू, ये रहा टिश्यू में स्टूडेंट PO2 कितनी है? 40, PCO2 45, एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज होने के बाद डीऑक्सीनेटेड ब्लड बाहर निकला, जिसको लेकर स्टूडेंट वैन, या वैन आ गई, और वैन और वेना के बाद हार्ट में डालेगी, डन। वैन में कौन सा ब्लड बहेगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर गई स्टूडेंट हार्ट में, हार्ट ने इसको स्टूडेंट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस लंग्स में भेज दिया। यही है बॉडी का फ्लो चार्ट स्टूडेंट, शानदार तैयार। कौन सा किस जगह ब्लड, सांस ली, इंस्पायर्ड एयर एल्वेलाई में पहुंची, गैसेस एक्सचेंज हुआ एल्वेलर एयर और डीऑक्सीनेटेड ब्लड के बीच में, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पल्मोनरी वेन लंग्स से बाहर आ गई, फिर वो हार्ट में गई, हार्ट से वो एवरी टिश्यू में पंप किया गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया गया, एवरी टिश्यू में गैसेस एक्सचेंज हुआ, टिश्यू फ्लूइड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में, श्योर। और उसके बाद वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, जिसको हार्ट में वेन और वेना केवल आई, हार्ट ने उसको पल्मोनरी आर्टरी में पंप किया, पल्मोनरी आर्टरी उसको दोबारा लंग्स में लगी। दिस वन सर्कुलेशन हमारी बॉडी का, हाँ या ना? तो गैसेस एक्सचेंज टॉपिक बॉडी में 2 जगह, डन, क्लियर। अब आपको एक बात बताता हूं स्टूडेंट, एक और चीज आपको बहुत चीज समझाता हूं, ध्यान से सुनना स्टूडेंट। आपने देखा कि एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस देखा, CO2 का तो 5 mmHg का डिफरेंस है, हाँ या ना? और O2 का लगभग 60 mmHg का, अप्रॉक्स 60-65 mmHg का डिफरेंस है, बोलो डन। इसका मतलब O2 गई बहुत ज्यादा, CO2 आई बहुत कम, रॉन्ग। यस स्टूडेंट, किसी गैस का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में डिफ्यूज होना उसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी कहलाती है, और गैस की डिफ्यूजन कैपेसिटी केवल पार्शियल प्रेशर डिफरेंस से डिसाइड नहीं होती है, 3 फैक्टर जो डिसाइड करते हैं। आज के बाद डबल स्टार, डिफ्यूजन कैपेसिटी मतलब स्पीड, यस, मूवमेंट, and the diffusion capacity student depends on 3 factors. One is the partial pressure difference, one is the thickness of respiratory membrane, and one is the solubility of gas. दोबारा बोलना चाहूंगा, एक नया वर्ड पढ़ाने जा रहा हूं स्टूडेंट। डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, दीज फैक्टर्स कैन इफेक्ट। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपका, बिल्कुल जोरदार। यहां तक का तैयार था, फिर हमने टेबल पढ़ ली, टेबल के बाद हमने ये इसको पूरे को फ्लो चार्ट में ले लिया, श्योर। उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूं, और डिफ्यूजन कैपेसिटी 3 फैक्टर डिसाइड करते हैं। पहला थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, दूसरा पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, तीसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, श्योर। स्टूडेंट आज के बाद ध्यान रखना, डिफ्यूजन कैपेसिटी इनवर्सली विथ थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। जी हाँ स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जितनी ज्यादा थिक होगी डिफ्यूजन उतना पुअर होगा, इसलिए कहते हैं कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन शुड बी थिन। यस स्टूडेंट, आज रीजन है थिन का, क्योंकि थिन की वजह से ये डिफ्यूजन कैपेसिटी, ये फैक्टर कंप्लीट हुआ। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस हमें दिख ही रहा है स्टूडेंट, असली मेन फैक्टर है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस स्टूडेंट, और सॉल्युबिलिटी में कार्बन डाइऑक्साइड ने बाजी मार ली। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20-25 टाइम्स मोर देन O2 स्टूडेंट, जोरदार पॉइंट। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 is 20-25 टाइम्स मोर देन O2 स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट। इसीलिए स्टूडेंट
सॉलिबिलिटी के कारण ऑक्सीजन के कंपेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन कैपेसिटी मच हायर देन O2 स्टूडेंट। जोरदार, डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ CO2 इज मच हायर देन O2 डिफ्यूजन कैपेसिटी बिकॉज सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 इज 20-25 टाइम्स मोर देन O2 सॉलिबिलिटी। डन। यस स्टूडेंट, इस फैक्टर की वजह से आज CO2 में 5 mmHg का पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होने के बावजूद भी स्टूडेंट CO2 का ज्यादा डिफ्यूजन हो रहा है। यस, इंपॉर्टेंट लाइन तो ध्यान से सुनना, एज द सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 इज 20-25 टाइम्स हायर देन O2, सो द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर्ड टू O2। स्टूडेंट, डिफ्यूजन कैपेसिटी की डेफिनेशन है ये, द अमाउंट ऑफ गैस कैन डिफ्यूज स्टूडेंट पर mmHg डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस पर mmHg स्टूडेंट, या उसे कहते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी। और डिफ्यूजन कैपेसिटी इज ऑफ CO2 इज हायर देन O2 डिफ्यूजन कैपेसिटी, डबल स्टार। रीजन सॉल्युबिलिटी स्टूडेंट, यानी दिख रहा है कि पार्शियल प्रेशर डिफरेंस तो O2 का ज्यादा है CO2 के कंपेयर में, पर डिफ्यूजन कैपेसिटी CO2 की ज्यादा है। रीजन सॉल्युबिलिटी। सो स्टूडेंट, ये टिश्यू में ब्लड एंड ब्लड एल्वेलाई, ये लीजिए डन। मुझे लग रहा है ये तैयार। तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर वाली इंपॉर्टेंट लाइन आई जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी स्टूडेंट, और ये डायग्राम भी आपको एक्सप्लेन करा। मुझे लग रहा है समझ में आया। यानी यहां से कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लेंगे अगर कोई हमसे बोले तो आज के बाद डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ CO2 हायर डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ O2। वाह, और रीजन है सॉलिबिलिटी स्टूडेंट, ये तैयार। हाँ या ना? एल्वेलर एयर में पार्शियल प्रेशर को हमसे पूछा है, एल्वेलर एयर, यस स्टूडेंट, एल्वेलर एयर में पार्शियल प्रेशर को हमसे पूछे, PO2 की वैल्यू आई थिंक 104, PCO2 की वैल्यू आई थिंक 40। डन। अगर कोई हमसे स्टूडेंट टिश्यू में पूछा है, टिश्यू, यस, तो हम तैयार हैं आज के बाद। PO2 की वैल्यू 40, PCO2 की वैल्यू 45। डन। यस स्टूडेंट, अगर कोई हमसे एटमॉस्फेयर में पूछा है, एटमॉस्फेयर, यस स्टूडेंट, ऑल्सो कॉल्ड द इंस्पायर्ड एयर, ये लीजिए, ये तैयार, इंस्पायर्ड एयर, तो हम जवाब दे सकते हैं बिल्कुल साफ। PO2 की वैल्यू 159 और PCO2 की वैल्यू स्टूडेंट 0.3 mmHg। इंपॉर्टेंट, तो पार्शियल प्रेशर के बेस पर गैसेस एक्सचेंज हुआ। मैंने एक टॉपिक और पढ़ाया आपको, गैसेस एक्सचेंज। दो जगह गैसेस एक्सचेंज होगा, वन इज एल्वेलाई, वन इज टिश्यू। Alveoli is the primary site for gases exchange, occur between alveolar air and deoxygenated blood through diffusion membrane. This membrane made up of 3 layers. First is the alveoli epithelium, second is the capillary endothelium, third is the basement substances. Gases exchange always done by simple diffusion mode. In this, gas move from high partial pressure to low partial pressure. Pressure of every gas is called its a partial pressure. It depends on the concentration or percentage of gas in the medium. या और अलग अलग जगह पार्शियल प्रेशर निकाले फिर हमने, और उस पार्शियल प्रेशर के बेस पे गैसेस एक्सचेंज करा। इन टिश्यू गैसेस एक्सचेंज अकर बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। डन। Yes student, diffusion capacity depends on 3 factors: solubility of gas, partial pressure difference, thickness of respiratory membrane. Solubility में CO2 ने बाजी मार ली, इसलिए student diffusion capacity of CO2 is much higher than O2 because solubility of CO2 is 20-25 times more than O2. एक टॉपिक पढ़ाया मैंने आपको और ये तैयार। अब इससे हम आराम से एक चीज निकाल सकते हैं। आज अगर मैं आपसे बोलूं PO2 is higher in alveoli than atmosphere, PO2 is higher in alveoli than atmosphere? No sir. PO2 is higher in atmosphere than alveoli. हर जगह पार्शियल प्रेशर पता होगा। तो 2 टॉपिक कंप्लीट स्टूडेंट। हमारे यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज भी हो गया, पल्मोनरी वॉल्यूम्स भी हो गया। ओके स्टूडेंट्स।